तो आइए बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चुंबकीय फ्लक्स से लेकर प्रत्यावर्ती धारा तक जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण मात्रक हैं और विमीय सूत्र, और उसके साथ साथ फार्मूलों पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे, क्योंकि फार्मूले आपके लिए न्यूमेरिकल हल करने में मदद करेंगे। तो इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, जब वैद्युत धारा पढ़ रहे थे, तो वैद्युत धारा के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र बेटा उत्पन्न होगा चुंबक के कारण। पहले आपको समझा दें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कि वैद्युत क्षेत्र मतलब किसी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने लगता है, तो वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण वैद्युत फ्लक्स होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसी तरह से हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली अविलंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो कहाँ से? कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है और उस काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर बी इंटू ए, जहाँ बी क्या है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में हमने वो पृष्ठ माना है, और ए क्या है? उस तल का क्षेत्रफल जिस तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसको पार कर रही हैं, तो वो है तल। तो इस तल से, जैसे मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और ये हमारा है तल, तो इस तल से गुजरने वाली जितनी रेखाएं होंगी उन रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होगा? चुंबकीय क्षेत्र तथा इस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। क्या? कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र तथा उस तल से गुजरने वाले उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मात्रक भी पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और इसका विमीय सूत्र आपको याद रखना है, ml² t-2 a की घात -1। तो ये हर वो पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको नंबर दे सकता है। तो हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली हेडिंग है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? प्रेरण का मतलब है कि किसी से प्रेरणा लेना। प्रेरण का मतलब है प्रेरणा लेना, किसी को देखकर उसकी नकल करना। उसकी नकल करोगे तो वो आपने उससे प्रेरणा ली है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। अब देखिए, कहीं पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि अगर कहीं पर धारा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास में रखी किसी दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगे तो उस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार आपको फिर सुनना है, क्या कहना है? कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा
विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए, फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। जो उनका पहला नियम है कि जो हमने क्या बताया, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को ई से लिखा जाता है। विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं? ई से। अब भाई एक बात बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जब विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो वो प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। लेकिन फैराडे ने एक नियम दिया, जो पहला नियम है कि इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल या किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो फिर देखिए, समझ में आ रहा होगा जो हम कहना चाहते हैं, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। डी फाई मतलब डी फाई अपान डी टी का मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन की दर और विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E बराबर n डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। फिर हम प्रथम नियम की फिर चर्चा करते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और ये जो विद्युत वाहक बल है इसका मात्रक वोल्ट होता है। जैसे बैटरी या विभव का मात्रक वोल्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो विद्युत वाहक बल है इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अगर फेरों की संख्या n है तो n इंटू माइनस डी फाई अपान डी टी। n क्या है? फेरों की संख्या। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। फैराडे ने दूसरा एक और नियम दिया और उस नियम को कहा जाता है विरोधी नियम या उसको हम लेंज नियम भी कहते हैं। मतलब है कि अपने बाप का विरोधी, अपने पिता का विरोधी है ये नियम। जैसे मान लिया कि आपको अभी हमने यहाँ पर बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यही नियम यहाँ पर हम लगा रहे हैं, कहाँ पर? द्वितीय नियम में। अब ऐसा होने पर क्या कहता है द्वितीय नियम? फैराडे का जो द्वितीय नियम कहता है कि धारा की जो दिशा है वो सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई। स्वयं उत्पन्न का मतलब है कि जिस पिता ने आपको पैदा किया उसी का आप अगर विरोध करने लगो तो इस नियम से मैच कर रहा है कि अपने बाप का विरोधी। तो जो धारा है यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई और उस धारा की जो दिशा है वो सदैव ऐसी होती है और उस कारण का विरोध करती है जिससे वह खुद उत्पन्न होती है। आई होप आपको नियम समझ में आया होगा। पहला नियम क्या है कि जो विद्युत वाहक बल है, जो वो विद्युत वाहक बल
पहले नियम में, ये पहले नियम की हम बात कर रहे हैं कि विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर। ऋणात्मक दर का मतलब है कि -d∅/dt के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है कि जो धारा उत्पन्न हुई है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, जो धारा उत्पन्न हुई है वो धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लेंज का भी नियम कहते हैं। इसको हम क्या दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, लेंज का नियम। अब देखिए प्रेरित धारा में यहाँ पर तो सीधा V बराबर IR से V बराबर IR, अगर I बराबर निकालना है तो V/R होता है। और यहाँ पर V की जगह पे क्या आ गया, सिर्फ E आ गया। E है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभव या विभवांतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान का मतलब है एक ही दिशा में, सिर्फ एक ही दिशा में जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो एक ही दिशा में होगा। और उसमें गतिमान चालक पर, एक चालक अगर गतिमान है तो उस पर कितना विभव उत्पन्न होगा, V बराबर BVL। देखिए यहाँ पर दो B दिख रहे हैं, ये वाला B है जो कैपिटल B है, ये उत्पन्न विभवांतर है, B चुंबकीय क्षेत्र है। और ये सेकंड B है, ये छोटा B बनाया है तो ये है चालक का वेग, कि वो चालक कितने वेग से गति कर रहा है। L जो है छड़ की लंबाई, मतलब उस तार की लंबाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक में प्रेरित विभव कितना होगा, V बराबर BVL। B चुंबकीय क्षेत्र है और ये वाला B वेग है और ये L तार की लंबाई। अब हम बात कर लेते हैं स्वप्रेरण। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वप्रेरण की। बेटा स्वप्रेरण क्या है कि स्वप्रेरण का मतलब है स्वयं प्रेरणा लेना, अपने ही अंदर अपनी ही प्रेरणा अपने ही द्वारा उत्पन्न करना। अब देखिए स्वप्रेरण की जो परिभाषा है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उसके कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखो खुद उसी कुंडली में, अब कुंडली तो हम इतना डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आपको जितनी संभव कोशिश हो सकती है कम समय में, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने आपको ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम से कम समय में दिलाए जाएं। कि स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण का मतलब है किसी कुंडली के अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा समान रहेगी तो वहाँ पर ना तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और ना ही चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी ना ही कमी होगी। अगर धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा के मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, धारा का मान घटाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके अब उसमें धारा उत्पन्न करना ये कहलाता है स्वप्रेरण। आपको फिर एक बार सुनना है ध्यानपूर्वक कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा स्वप्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण का मतलब है उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो और परिवर्तन करके एक धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करो, वही घटना कहलाती है स्वप्रेरण। और ये स्वप्रेरण गुणांक भी आपसे पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब होगा अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, अगर धारा का मान घटाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स का भी मान घटेगा। तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के। अब देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब यही है कि धारा का मान बढ़ाओगे, अगर एक राशि बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक राशि घटाओगे तो दूसरी राशि भी घटेगी। जैसे आई का मान आप बढ़ाते हैं तो फाई का भी मान बढ़ेगा, अगर आई का मान घटाते हैं तो फाई का भी मान घटेगा उसी अनुपात में। तो ये फाई अनुक्रमानुपाती
आई। अगर यहाँ से अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और ये नियतांक है एल के नाम से जाना जाता है और यही एल कहलाता है स्वप्रेरण गुणांक। अगर स्वप्रेरण गुणांक निकालेंगे तो आई फाई के बटे में चला जाएगा तो एल बराबर फाई अपान आई। अगर फेरों की संख्या एन है तो एल बराबर एन फाई अपान आई और इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है इसका मात्रक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक हेनरी होता है और स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी की घात -2 ए की घात -2 एम एल स्क्वायर टी की घात सब पे 2 की घात है, एम पे एक घात है और टी और ए पर माइनस की 2 घात है। ये इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य का मतलब है किसी अन्य के द्वारा प्रेरणा लेना। स्व का मतलब है कि अपने ही अंदर किसी कुंडली में प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन करोगे तो उसमें धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन अन्योन्य प्रेरण हमने यहाँ पर देखिए 2 कुंडली बना दी। यहाँ पर हमने कितनी कुंडली बनाई, कुंडली 1 और कुंडली नंबर 2। अब इसमें धारा नहीं है, इसमें धारा का मान 0 है। इसमें धारा का मान क्या है, 0 है। अगर इस कुंडली में चुंबकीय धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो आपको परिभाषा भी ऐसे ही लिखनी है कि पहली कुंडली में अगर किसी कुंडली के में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके कारण पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि एक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित करें तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में इसके धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित होने लगे, धारा उत्पन्न होने लगे तो वही घटना कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। आपको समझ में आई होगी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, जिस तरह से स्वप्रेरण गुणांक होता है उसी तरह से अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से लिखते हैं। तो ये हो गया क्या, N2 φ2 अपान I1। N2 क्या है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, φ2 क्या है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, I1 क्या है, पहली कुंडली में प्रवाहित की गई धारा। तो आपको समझ में आ रहा है N2 φ2 क्या है, N2 है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, φ2 है दूसरी कुंडली में प्रेरित उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स और I1 क्या है, पहली कुंडली में प्रेरित धारा। एक नंबर का ये प्रश्न है, एक शुद्ध प्रेरक में शक्ति क्षय कितना होता है, Li² अपान 2 के बराबर होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी याद रखें कि एक शुद्ध प्रेरक में शक्ति का क्षय, ऊर्जा का क्षय जो होता है, शक्ति का क्षय होता है वो Li² अपान 2 होता है। तो आपको ये पूरी चीज़ें अगर नहीं थोड़ी बहुत समझ में आई तो एक बार वीडियो और देखें, आपको हर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में और हम शुरू करेंगे कहाँ से, विद्युत धारा से, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स, ये पूरा पेपर है ये विद्युत धारा पर ही आधारित है, आवेश पर आधारित है, चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है, वैद्युत क्षेत्र पर आधारित है। तो यहाँ पर एक नाम आता है प्रत्यावर्ती धारा। और ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो आप यहाँ पर देखिए, आप लोग एक और काम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने के लिए आपको मेहनत करता हूँ। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो आप लोग यार कर दिया करो, क्या जाता है आपके पास से वीडियो लाइक करने में, क्या जाता है पता नहीं। तो हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा एक वो धारा है जो आवेश के प्रवाहित होने पर जो धारा होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर जो होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड
किसी चालक के किसी बिंदु से गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो कहना चाहते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है या विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर होता है। और ये धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव यहाँ पर देखिए, दिष्ट धारा का मतलब है कि ऐसी धारा जिसकी दिशा और परिमाण समान रहता है, ये नहीं बदलता है। क्या दिशा और परिमाण नहीं बदलता है तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं या डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो आपको समझ में आया दिष्ट धारा क्या है। दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो समय के साथ ना तो परिमाण बदलता है और ना ही दिशा बदलती है। यही हमने लिखा है कि दिशा तथा परिमाण समान रहते हैं तो ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रत्यावर्ती धारा का जितना निचोड़ है न्यूमेरिकल के लिए आपको बहुत मदद करेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें और मैं परिभाषा आपको वीडियो के अंदर ही रटा देता हूँ, आपको लिखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि दिष्ट धारा का मतलब है कि दिशा तथा परिमाण समान रहता है, लेकिन इसी का उल्टा दिशा तथा परिमाण पर में परिवर्तन होता रहता है या स्थिर नहीं होता है। कि ऐसी धारा जिसकी दिशा तथा परिमाण स्थिर नहीं रहता है या परिवर्तन होता रहता है तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफ इस तरह से बनता है। और प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो दिशा भी बदल रही है और परिमाण भी बदल रही है। ये जो I नॉट दिख रहा है ये शिखर मान कहलाता है धारा का। प्रत्यावर्ती धारा क्या है कि ऐसी धारा जो समय के साथ दिशा तथा परिमाण बदलता रहता है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसका ये ग्राफ बन गया। और उस ग्राफ कैसा होता है, एक तरंग के तरह से, एक तरंग की आकृति का ये ग्राफ बनता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर फिर नीचे, कुछ इस तरह से धारा चलती है। तो ये देखिए, समय के साथ इसके मान में परिवर्तन, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और धारा, यहाँ पर देखेंगे तो और ज़्यादा, यहाँ पर देखेंगे और धारा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर घटने लगती है। घटते घटते एक समय ऐसा आता है फिर 0 हो जाती है और 0 हो जाने के बाद फिर ये धारा नीचे की ओर जाने लगती है। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है ये होता है प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ। और प्रत्यावर्ती धारा को हम I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I क्या है, ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक का मतलब है कि इस बिंदु पर धारा या इस बिंदु पर धारा। और ये ओमेगा टी क्या है, धारा के जो धारा की कला है। कला का मतलब है कि समय के साथ कोण में परिवर्तन होता रहता है। तो समय के साथ कोण में परिवर्तन की जो दर है, कोण में परिवर्तन की दर कला कहलाती है। कला क्या है कि समय के साथ कोण में परिवर्तन की दर कला कहलाती है। ओमेगा क्या है, कोणीय विस्थापन। लेकिन ओमेगा को जब टी के साथ लेते हैं इसको हम बोलते हैं कला, मतलब फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, फेज यानी कि कला। प्रत्यावर्ती वोल्टता को V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से लिखा जाता है। चाहे आप प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप प्रत्यावर्ती धारा लिखते हैं तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। और जहाँ पर I है ताक्षणिक धारा, I नॉट है धारा का शिखर मान। शिखर मान का मतलब है कि उसका अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान कहाँ पर होता है, ये होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है कि धारा की
कला, कला का मतलब है कि धारा के मार्ग में कोण में परिवर्तन कला कहलाती है। हम बात कर लेते हैं प्रतिघात की। किसकी बात करें? प्रतिघात। देखिए प्रतिघात अलग अलग होता है। एक हमने ये देखिए, ये जो लगा है ये है तार का प्रतिरोध, और प्रतिरोध की प्रतिबाधा को XR से लिखते हैं। ये है संधारित्र, और संधारित्र की अवरोध को हम XC से लिखते हैं। और ये है प्रेरक। ये क्या है? प्रेरक। प्रेरक मतलब है कुंडली। कुंडली के अंदर जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं प्रेरक। अब देखिए प्रतिघात को अलग अलग कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में तार के प्रतिरोध के द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिघात कहलाता है। किसका? प्रतिरोध का प्रतिघात कहलाता है। इसे XR से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान R ही होता है। ये है संधारित्र। अब संधारित्र की प्रतिघात क्या है? संधारित्र का प्रतिघात क्या है कि किसी संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करना संधारित्र का प्रतिघात कहलाता है। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, और ये XC किसके बराबर होता है? 1/ωc के। XC बराबर 1/ωc। याद रखना है सारी चीज़ें। अब ये है प्रेरक। ये क्या है? प्रेरक। और प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना या अवरोध उत्पन्न करना, ये कहलाता है प्रेरक का प्रतिघात कहलाता है। इसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं। XL बराबर होता है ωL। ओमेगा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर हमने देखिए एक LCR परिपथ इसको बोलते हैं। इसको अलग अलग भी होता है, CR परिपथ या CR परिपथ, R परिपथ या RC परिपथ, कुछ भी हो सकता है। तो प्रतिबाधा का मतलब है कि प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक तीनों के द्वारा एक साथ प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना प्रतिबाधा कहलाती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना समझ में आ रहा है, ये आप एक बार फिर सुनिए कि इस प्रतिरोध और संधारित्र तथा प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना प्रतिबाधा कहलाती है। और प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रतिबाधा कितनी होती है कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर हमने मान लिया, ये देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये है प्रतिरोध, ये है XC मतलब है संधारित्र, और ये क्या है? L। ये L है, ये C है, ये R है। R मतलब प्रतिरोध, संधारित्र, C मतलब संधारित्र, और L मतलब प्रेरक। तो प्रेरक की प्रतिघात कितनी है? XL। और संधारित्र की प्रतिघात कितनी है? XC। और ये का नाम है प्रतिरोध का प्रतिघात कितनी है? XR। तो यहाँ पर जो तीनों की मिलाकर प्रतिबाधा बनती है, अलग अलग अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अलग अलग बाधा उत्पन्न करना प्रतिघात कहलाता है, और तीनों मिलाकर एक साथ बाधा जो उत्पन्न करते हैं उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। और ये प्रतिबाधा LCR परिपथ को जब श्रेणी LCR मतलब प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जोड़ने पर इन तीनों के द्वारा जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर किया जाता है, और वो अवरोध Z से प्रदर्शित करते हैं, और उसी को हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, और इसको वोल्टता कितनी दी? B बराबर V0 साइन ωt। अच्छा, एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछा जाता है, वेरी महत्वपूर्ण, कि परिपथ अनुनादी कब होता है? जब XL मतलब
मतलब प्रेरक की प्रतिघात और XC मतलब संधारित्र का प्रतिघात। प्रेरक का प्रतिघात तथा संधारित्र का प्रतिघात जब दोनों बराबर होते हैं तब परिपथ अनुनादी होता है। तो अनुनादी का मतलब है कि XL बराबर XC, यानी कि अनुनादी परिपथ का मतलब है कि सिर्फ तार के प्रतिरोध द्वारा बाधा उत्पन्न की जाएगी, लेकिन XL और XC मतलब संधारित्र और प्रेरक बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। जब प्रेरक और संधारित्र बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तब परिपथ अनुनादी कहलाता है। तो तब परिपथ क्या होगा, XL, देखिए XL की जगह पे XC रख दें या फिर XC की जगह पर XL रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा Z बराबर R। तो मतलब है कि LCR परिपथ में जब XL और XC जो बराबर होंगे तब यहाँ पर जो उसकी प्रतिबाधा होगी वो सिर्फ R के बराबर होगी, और जब प्रतिबाधा R के बराबर होती है तब परिपथ अनुनादी कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति कितनी होती है कि ये प्रत्यावर्ती धारा है, एक परिपथ है, LCR परिपथ है, और इस LCR परिपथ में शक्ति क्या होती है, ऊर्जा के व्यय होने की दर शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा का जो व्यय है, व्यय होने की दर किसकी, ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर या खर्च होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। और ये विद्युत शक्ति अब किसके बारे में पूछ रही है, प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति। तो प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति होगी P बार बराबर IRMS VRMS इंटू cos फाई। IRMS क्या है, अब हम यहाँ पर अभी पढ़ाएंगे कि IRMS मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और VRMS क्या है, VRMS का मतलब है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। और यहाँ पर IRMS VRMS इंटू cos फाई, जहाँ पर P क्या है, शक्ति है, और फाई जो है वो कलांतर है। कलांतर का मतलब है धारा तथा वोल्टता के बीच कला में अंतर। धारा तथा वोल्टता के बीच जो कला में अंतर, जैसे कभी कभी धारा आगे चलती है किसी परिपथ में, यहाँ पर दोनों तीनों में अलग अलग होता है, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता क्योंकि समय के अनुसार वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि जो कहीं पर जो हो सकता है कि XC में धारा और वोल्टता आगे पीछे चले, यहाँ पर धारा और वोल्टता बराबर चलती है, यहाँ पर धारा वोल्टता आगे पीछे चलती है, और यहाँ पर भी धारा और वोल्टता आगे पीछे चलती है। तो इसके लिए तो अलग से वीडियो में आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो कलांतर होता है वो tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R। XL क्या है, प्रेरक की प्रतिबाधा, नहीं प्रेरक का प्रतिघात, और XC क्या है, संधारित्र का प्रतिघात, XL माइनस XC, और R जो है तार का प्रतिरोध। तो यहाँ पर XC बराबर 1/ωc और XL बराबर ωL होता है। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो अब देखिए LCR परिपथ की प्रतिबाधा ये लिखिए है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा वर्ग माध्य मूल मान क्या है, IRMS मतलब रूट मीन वैल्यू। तो ये क्या है आपका IRMS का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, I0 अपान √2। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ये है कि सबसे अधिकतम जो धारा का मान होगा वो I0 होता है, I0 अपान √2, या फिर धारा के शिखर मान का 0.707 I0, या हम कह सकते हैं कि I0 का 70.7% होता है, ये भी 70.7% होता है। तो ये जो IRMS होता है मतलब वर्ग माध्य मूल मान किसका, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का 70.7% होता है। इसी तरह से VRMS मतलब वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ये भी 0.707 वोल्ट, मतलब ये 0.707 गुना होता है, या फिर कह सकते हैं कि 70.7% होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक काम बिल्कुल गलत है आपका, आप ना तो लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं, कर दिया करो यार, आपका क्या जाता है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैंने अपने सीखने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया है, ये आपके लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।